हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर के पहले क्लास के बाद ही बहुत सारे विद्यार्थी ने मुझे बहुत सारा डाउट जो है वो मैसेज करना शुरू कर दिया। आपके बहुत सारे डाउट्स जो है कुछ इररिलेवेंट है, कुछ रिलेवेंट डाउट भी है। मेरा आप सभी स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि आप सभी लोग पेशेंस रखें। समय के साथ आपका सभी डाउट्स अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। क्लास पर फोकस करेंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे। इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पीटीसी, ऐसा बहुत सारा डाउट्स बच्चों ने मुझसे पूछा है, मैसेज किया है मुझे। वो सब हम लोग समय के साथ देखेंगे। अब हम लोग इस कंडीशन में आ गए कि हम लोग थोड़ा इक्वल वेक्टर की तरफ देख लें। इक्वल वेक्टर क्या होता है? Two vectors are said to be equal if and if their magnitude are same and their direction are also same. दो वेक्टर तभी इक्वल वेक्टर बोला जाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, ये दो वेक्टर है ए और बी, ये दोनों वेक्टर इक्वल कहलाएगा यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या है? दोनों का लेंथ सेम हो। अगर डायग्रामेटिकली बताएं तो दोनों का लेंथ सेम हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो। तो हम बोलेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी विच इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर आर ऑल्सो सेम। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के। क्या दोनों फोर्स इक्वल है? दोनों फोर्स को इक्वल बोलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स का नो डाउट मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों फोर्स इक्वल नहीं है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इक्वल वेक्टर्स और देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लास दो वेक्टर के बीच का एंगल पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसमें भी एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है। दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों वेक्टर को टेल टू टेल रखते हैं और टेल टू टेल प्लेस करने के बाद जो दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है उसी को आप एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बोलते हैं। ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा है। परंतु किसी विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि सर ये वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्यों नहीं हो सकता? इसको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं बोलेंगे। आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि द स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आगे चल करके जितना मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे उस सभी मैथमेटिक्स को यही एंगल मान करके मैथमेटिक्स को डेवलप किया गया है कि जो स्मॉलर एंगल होगा वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होगा। यानी कि मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि थीटा शुड लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। 0 और 180 डिग्री के बीच का एंगल ही थीटा होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, उसको समझा था, उसके कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग कुछ एक दो छोटा छोटा प्रॉब्लम कर लें ताकि हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो और रिवाइव हो जाए। जैसे ये आपको तीन वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ऐसे करके आपको दिया हुआ है डायग्राम। आपसे पूछा गया फाइंड रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए, बी एंड सी। फाइंड फाइंड रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। आपसे ये रिलेशन पूछा गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर
कि तीन वेक्टर हम लोगों को दिए हुए हैं, तीनों से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इट शुड फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ को फॉलो होना चाहिए। अब इसको हम लोग ध्यान से अगर देखें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल प्लेस होता है, तो जो लास्ट साइड बचता है दैट इज द रिजल्टेंट। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टेल एक जगह है, और वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों का हेड एक जगह है, और वेक्टर बी के हेड पर सी का टेल रखा हुआ है। इट मीन्स कि एज पर ट्रायंगल लॉ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट वेक्टर ए है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी करके नहीं करके, इसी सवाल को डायग्राम देकर के इसको दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको चार ऑप्शन दे दिया जाता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर सी। ये चार ऑप्शन आपको दिए होते, और आप ये डायग्राम दिया होता, ये चार ऑप्शन दे दिया जाता, आपसे पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस डायग्राम के हिसाब से अपना आंसर क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेक्टर ए और ऑप्शन डी को अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ऑप्शन सेम है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू सी, दोनों ऑप्शन सेम है। हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था कि वेक्टर जो होता है, दो वेक्टर का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। So option A and D are same, but they are not correct. The correct answer is vector B plus vector C equals to vector A. एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, तीन वेक्टर हैं एक्स वाई और जेड। आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें और एक बार इसको ट्राई करें। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं लोग। एक्स वाई और जेड, तो इसमें लोग देखें अगर तो एक्स और वाई दोनों का हेड एक जगह है, वाई और जेड दोनों का टेल एक जगह है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, वेक्टर जेड प्लस वेक्टर एक्स इक्वल टू वेक्टर वाई, वेक्टर जेड प्लस वेक्टर एक्स इक्वल टू वेक्टर वाई। दिस इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। ऐसा क्वेश्चन नीट एस्पायरेंट विद्यार्थी ज्यादा ध्यान दें, ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है कभी भी। जेई मेंस एडवांस में ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, बट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए आप भी इस पर ध्यान दें। अब स्टूडेंट्स हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तरफ हम लोग अब ध्यान देते हैं। लास्ट क्लास हमने आपको बताया था कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा में दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने लगभग देख लिया है। अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को समझते हैं और उसी को प्रैक्टिस में लाएंगे, पूरा मैथमेटिक्स उसी पर डेवलप भी करते हैं। ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। लेट अस कंसीडर ए बॉडी। ऐसा डायग्राम हम पहले ही बना चुके हैं। मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है जिस पर दो फोर्स लग रहा है, फोर्स P एंड फोर्स Q। फोर्स P और फोर्स Q
इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर हमको दोनों का बताना है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि दोनों वेक्टर को स्पेस में डिस्प्लेस करके ले जाएंगे और ऐसा प्लेस करेंगे कि दोनों का टेल टू टेल मैच करे। दोनों का टेल टू टेल मैच करा करके दोनों को डिस्प्लेस करें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेनिंग द सेम। ये वेक्टर पी को उठाकर यहां रखा और वेक्टर पी क्यू को उठाकर ऐसा रखेंगे कि वेक्टर पी के टेल पर इसका टेल हो। वेक्टर क्यू को यहां लाकर डिस्प्लेस किया। दिस इज द एंगल थीटा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू को हमने यहां पर प्लेस कर दिया है और ये थीटा पता होना चाहिए। थीटा के बिना हम लोग एडिशन नहीं कर सकते। अब वेक्टर पी और वेक्टर क्यू पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इस दोनों साइड से हम लोगों को एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? हम लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो इस P का इक्वल मैग्नीट्यूड यहां पर इधर ड्रॉ कर लिए और इस Q का पैरेलल और इक्वल यहां हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया है इस दोनों साइड से इधर दो साइड। अब पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि द रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, जहां पर दोनों वेक्टर का टेल टू टेल हो, वहां से पास करने वाला डायगोनल जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। तो यहां से जो डायगोनल पास करेगा वो डायगोनल ये है। दिस इज रिजल्टेंट R दैट इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। P और Q का रिजल्टेंट R वो ये है। ओके स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट हियर। अब हम लोगों को इस रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे और उस मैथमेटिक्स को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? छोटा मोटा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इस साइड को इधर एक्सटेंड करके इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाएगा। क्या किया? इस साइड को एक्सटेंड किया और उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप किया। अब देखते हैं, ये वाला एंगल थीटा है, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये वाला एंगल थीटा है। सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस साइड इज Q, देन दिस साइड इज ऑल्सो Q, और ये Q है और ये वाला थीटा है। तो यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल उसमें ये बेस हुआ, इस बेस का लंबाई कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया? Q cos थीटा, और इसका लेंथ हो गया Q sin थीटा। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स लगाया गया है, Q cos थीटा एंड Q sin थीटा। अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर हम लोग कंसंट्रेट करें तो ये साइड का लेंथ कितना हो गया? P प्लस Q cos थीटा, और ये हो गया Q sin थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो हम लोग लिख सकते हैं इसका लेंथ R स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेन्यूज R स्क्वायर इक्वल टू P प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर एंड प्लस Q sin थीटा स्क्वायर। एक बार वीडियो पॉज करके इस पर जरा सा कंसंट्रेट करें। अब देखते हैं, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा और प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको पूरा ब्रेक कर दिया। अब यहां पर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों जगह से Q स्क्वायर कॉमन ले ले, ब्रैकेट में बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लास 10 का अगर ट्रिग्नोमेट्री देखें लगाए अगर, तो हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। सो रिजल्टेंट R इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अंडर रूट, ये एक फॉर्मूला बन गया रिजल्टेंट का, r इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा याद रखेंगे, जिंदगी भर काम आएगा। अब स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट r जो हमने बताया, वो रिजल्टेंट r क्या है? वो वेक्टर p और वेक्टर q का रिजल्टेंट है। तो p भी वेक्टर और q भी वेक्टर, तो रिजल्टेंट इज आल्सो वेक्टर। तो अभी हम लोग r का सिर्फ इस एक्सप्रेशन से, इस फॉर्मूला से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे हम लोग सिर्फ r का मैग्नीट्यूड बता पा रहे हैं। अब हम लोगों को r का डायरेक्शन भी बताना होगा। कभी भी किसी वेक्टर के बारे में अगर बताना हो, वेक्टर का को एक्सप्लेन करना हो, तो उसका मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और उसका डायरेक्शन भी बताना होता है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग इस एक्सप्रेशन से बता रहे हैं, अब हमको डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन कैसे बताए? तो हम लोगों को p और q के बारे में तो पता है, p किधर है, q किधर है। तो r का डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे? दो तरीके से बता सकते हैं। आइदर हम लोग r का एंगल p की तरफ से बता दें, जिसको अल्फा बोला जाता है इन जनरल, या हम लोग r का इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन q से बताएं, ये वाला एंगल, जिसको बीटा बोलते हैं। अल्फा या बीटा बता दें तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम लोग बता देंगे। तो अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें हम लोग? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को फिर से फोकस करना पड़ेगा। देखते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, यहां राइट एंगल ट्रायंगल में, यहां क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? q sin थीटा, और बाय बेस कितना हो गया? p प्लस क्यू कॉस थीटा, p प्लस क्यू कॉस थीटा। tan अल्फा इक्वल्स टू q sin थीटा बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। आंसर। इसको थोड़ा और अगर आगे बढ़ाना हो तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स q sin थीटा बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। ऐसे अल्फा बता दिया गया। अच्छा, अगर हमको बीटा बताना हो तो बीटा कैसे बताएंगे? तो अगर आपको बीटा बताना हो तो आप क्या करें? इस साइड को आप एक्सटेंड करके इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। आपको क्या करना होगा? इस साइड को एक्सटेंड करके इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल से बीटा बताएंगे। तो उसको आप खुद से करें, खुद से आप करके देखें क्या आंसर आता है। फाइनल आंसर हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको बीटा बताना हो तो आप क्या करेंगे? tan बीटा इक्वल्स टू, जहां q दिख रहा है वहां p रख दो, और जहां p दिख रहा है उधर q रख दो। तो क्या हो जाएगा? p sin थीटा बाय q प्लस p cos। आंसर। आइदर आप अल्फा बताएं चाहे बीटा बताएं। अल्फा क्या बताएंगे? tan अल्फा इक्वल्स टू q sin थीटा बाय p प्लस q cos थीटा। और अगर बीटा बताना हो तो इस एक्सप्रेशन को याद रखें, इसमें जहां q दिख रहा है वहां p रख देने का, जहां p दिख रहा है वहां q रख देने का। फाइनल आंसर। गॉट इट? अब जो हम लोगों ने जो पढ़ा उस पर हम लोग क्वेश्चन कुछ एक दो कर लेते हैं, ताकि हम लोगों का नॉलेज और रिवाइव हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखते, सबसे पहले हम लोग बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइव न्यूटन फोर्स एंड दिस इज 2 न्यूटन फोर्स, और दोनों के बीच का एंगल 53 डिग्री है। एक फोर्स 5 न्यूटन का, दूसरा 2 न्यूटन का फोर्स है, और दोनों के बीच का एंगल 53 डिग्री है। आपसे पूछा गया फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। इस दोनों फोर्स का हम लोगों को रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट बताने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, उसका डायरेक्शन भी बताना है। वीडियो पॉज करके ट्राई करें। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों साइड से हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा
and this will be the resultant of this 502 Newton, that is resultant R. अब इस R का हम लोगों को मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है। अब आपको पता है क्या करना है, R का मैग्नीट्यूड बताने के लिए एक को P बोल दो, दूसरे को Q बोल दो, और जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है उसको लगा देना है। तो रिजल्टेंट R क्या लिखेंगे, अंडर रूट, हम लोगों ने पढ़ा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 और इंटू cos 53, जो पढ़े हैं हम लोग वही फॉर्मूला लगाए हैं। अब cos 53 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, 3/5। ये हो गया अंडर रूट 25 प्लस 4 और प्लस 5 टू जा 10 टू जा 20 इंटू cos 53 3/5, 5 4 जा 20, so this comes out to be 29 plus 12, that is resultant R equal to under root 41 Newton. This is रूट 41 न्यूटन। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसको आपने भी लगाया। अब ये जो रिजल्टेंट आया फोर्स, वो इस दोनों का रिजल्टेंट है। क्या ये 7 है, 5 न्यूटन और 2 न्यूटन, 7 न्यूटन है क्या? नहीं, रूट 41 है। दिस इज वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एडिशन। अब इसका हम लोग को डायरेक्शन भी बताना है। आप जिसका वैल्यू बता रहे हैं वो एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, आइदर अल्फा बता दो चाहे बीटा बता दो, कोई एक आंसर करेंगे हम लोग। तो किसी विद्यार्थी को अगर अल्फा बताने का मन कर रहा तो क्या बोलाएगा, टैन अल्फा। आप भी पढ़े हैं हम लोग, टैन अल्फा क्या होता है, क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यू इसको बोल दे, अगर क्यू इसको बोले अगर, तो 2 साइन थीटा, थीटा का मतलब 53 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, 2 साइन 53 और बाई 5 प्लस 2 कॉस 53। साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 होता है 3/5, सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर। तो tan अल्फा इक्वल्स टू साइन 53 4/5, मतलब हो गया 8/5 और बाई 5 प्लस 2 3/5, 6/5। इसको सॉल्व कर दो, आंसर। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर। अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। बहुत नॉर्मल सा चीज है, कुछ स्पेशल केसेस हैं, बहुत नॉर्मल सा चीज है, बट उसको हम लोग जान लेते हैं, एक समरी बना लेंगे, और खास करके मेडिकल एस्पायरेंट जो हैं वो उस पर ज्यादा बढ़िया से उसके रिजल्ट को याद भी रखेंगे। सबसे पहला स्पेशल केस, सबसे फर्स्ट स्पेशल केस, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यदि दो वेक्टर लिए P और Q, जो हमने दो वेक्टर लिया, उस दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब है कि यदि ये P है तो Q भी इसी पर रहे, ओवरलैप करे, तो थीटा 0 हो जाएगा। अब अगर थीटा 0 है तो हम लोग रिजल्टेंट R का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। लेकिन cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा के यहाँ पे 0 रखाएगा, क्योंकि हमने स्पेशल केस लिया थीटा इक्वल्स टू 0। cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो क्या बच गया, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ये है P प्लस Q का होल स्क्वायर, P प्लस Q का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज P प्लस Q। यानी कि रिजल्टेंट का वैल्यू सीधे सीधे P प्लस Q हो गया, सीधे ऐड हो गया, स्केलर जैसा ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है और एक फोर्स इधर ही 3 न्यूटन लग रहा है, इस बॉडी पर एक फोर्स 5 न्यूटन, एक 3 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा, तो इस पर टोटल फोर्स कितना हो गया, 5 और 3 8 न्यूटन फोर्स। डायरेक्ट आंसर, क्योंकि थीटा 0 है, स्केलर जैसा ऐड हो गया।
अनदर स्पेशल केस, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब है कि वेक्टर P एंड दिस इज वेक्टर Q, ये थीटा 180 डिग्री है यहां पर, वेक्टर P एंड दिस इज वेक्टर Q। तो आपको रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट R का फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 डिग्री। अब जो विद्यार्थी बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है उसको पता है cos 180 -1 होता है। जो लोग नहीं जानते नोट कर ले, कहीं हम लोग समय के साथ देख लेंगे इस चीज को। cos 180 -1 होता है, तो ये लिखेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ cos 180 -1 -2PQ। अंदर क्या है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब रिजल्टेंट r का वैल्यू हो गया p माइनस क्यू। r का वैल्यू है p माइनस क्यू, p में से q को माइनस कर देने का आंसर। यानी कि इसको ऐसे समझे कि इस ब्लॉक पर अगर इधर 5 न्यूटन फोर्स और इधर अगर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा हो तो दोनों फोर्स क्या है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो इस बॉडी पर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 5 माइनस 2, सीधे 3 न्यूटन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशल केस, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर जो है वो इस तरीके से, वेक्टर P एंड दिस इज वेक्टर Q, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। स्पेशल केस से याद रखेंगे रिजल्ट। क्या करेंगे आप इस दोनों से पैरेललोग्राम बनाएंगे, लेकिन ये पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल एक्चुअली में। तो रेक्टेंगल है तो दिस इज द रिजल्टेंट R, दिस इज द रिजल्टेंट R। अब ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये Q है तो ये भी Q हो गया, और ये R है। R हम लोग बताना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो क्या लिखेंगे, R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, सीधे आंसर। R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट सीधे आप क्या लिखते हैं, P स्क्वायर प्लस अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अगर तुम फॉर्मूला लगाओ अगर, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ऐसा हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थीटा कितना है बाबू, 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये टर्म 0 हो गया तो बचेगा वही अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर होता और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता, इसका वैल्यू भी P और इसका वैल्यू भी P, तो आंसर क्या होता, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड वेक्टर P का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड के बराबर होता अगर, तो क्या लिखते हैं हम लोग, रिजल्टेंट R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, मतलब होता अंडर रूट 2P स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट सीधे लिखते रूट 2P, R इक्वल्स टू रूट 2P। ऐसे समझ लेते हैं, हम आपसे बोले 10 न्यूटन फोर्स और इधर 10 न्यूटन फोर्स, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, R का वैल्यू कितना होगा, रूट 2 इंटू 10, सीधे 10 रूट 2 न्यूटन आंसर। एक और स्पेशल केस हम लोग देखते हैं। दो वेक्टर है, वेक्टर P और दूसरा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, P और P दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दो अलग अलग वेक्टर है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। आपसे बोला गया रिजल्टेंट R का वैल्यू, तो आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। इस रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया, R का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, जो गिवन वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड पूछा, थीटा एंगल दिया हुआ है। तो हम लोग R का वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट 2p स्क्वायर को कॉमन ले लो 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं उनको पता है 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट r लिखेंगे अंडर रूट 2p स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि ये हो गया 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2p कॉस थीटा बाई 2। जो मेडिकल के एस्पायरेंट हैं विद्यार्थी हैं वो ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखे तो ज्यादा बढ़िया रहे। r इक्वल्स टू 2p कॉस थीटा बाई 2 डायरेक्ट लिखते हैं, और अगर नहीं याद रख सकते तो हमको बेसिक फॉर्मूला पता है, सीधा आंसर। अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ और छोटे छोटे स्पेसिफिक केसेस को हम लोगों ने देख लिया है, कुछ और छोटे छोटे कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पास दो फोर्स दिया हुआ है, एक 8 न्यूटन का है और दूसरा 3 न्यूटन है। 8 न्यूटन फोर्स एंड 3 न्यूटन फोर्स, दो फोर्स, दोनों के बीच का एंगल अभी हम लोगों को नहीं दिया हुआ है। तो 8 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स से क्या क्या रिजल्टेंट हो सकता है। तो आप याद रखें कि इस दोनों से मैक्सिमम फोर्स तब बन पाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा उसका वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 8 प्लस 3 11 न्यूटन। और इस दोनों का रिजल्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तब होता है जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। वैसे केस में रिजल्टेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, 8 माइनस 3 दैट इज 5 न्यूटन। तो ये दोनों गिवन फोर्स का 8 न्यूटन और 3 न्यूटन से जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट R, उसका रेंज कहां से कहां होगा, 5 न्यूटन से लेकर के 11 न्यूटन तक। यानी कि 8 न्यूटन और 3 न्यूटन से आप कोई भी रिजल्टेंट बना सकते हैं जो 5 से लेकर 11 के बीच लाई करेगा, डिपेंडिंग अपॉन एंगल थीटा। यानी कि जो नीट एस्पायरेंट विद्यार्थी हैं, मेडिकल एस्पायरेंट विद्यार्थी, उनके एग्जामिनेशन में सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रिजल्टेंट ऑफ 8 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्स। और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, 7 न्यूटन, ऑप्शन बी 8 न्यूटन, ऑप्शन सी 2 न्यूटन एंड ऑप्शन डी 10 न्यूटन। 8 न्यूटन और 3 न्यूटन से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रिजल्टेंट, इसमें से कौन रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को पता है कि इस 8 न्यूटन और 3 न्यूटन से मिनिमम फोर्स हम 5 न्यूटन बना सकते हैं और मैक्सिमम 11 न्यूटन बना सकते हैं। अब इस रेंज में जो नहीं है वही आंसर है, तो 2 न्यूटन फोर्स हम लोग इस दोनों से नहीं बना सकते हैं आंसर। नीट में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करें। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज R। If the first is doubled, the resultant is also doubled. Find angle between the two forces. क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि दो फोर्स है 3p और 2p, ये दो फोर्स आपको दिया हुआ, उसका रिजल्टेंट को कहा गया R है। If the first is doubled, मतलब कि अगर इस 3p को डबल कर दे, डबल करने का मतलब 6p हो जाए, तो रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, मतलब R becomes 2R. Then find the angle between the two forces, मतलब 3p और 2p के बीच का एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो 3p और 2p दो फोर्सेस दिया हुआ है, रिजल्टेंट उसका R है। तो लेट एंगल मान लेते हैं कि थीटा है दोनों के बीच का। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला प्रैक्टिस करवा रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं आपको कि कैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, सब कुछ गिवन है। तो एज पर गिवन कंडीशन R क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर इक्वल्स टू लिखा जा सकता है
3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग पहले वाले कंडीशन से लिख सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन में बोलता है कि फर्स्ट इज डबल, मतलब 3p को डबल करके हमने 6p बना दिया, देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल। रिजल्टेंट डबल का मतलब r जो है वो 2r हो गया। तो नेक्स्ट बार फॉर्मूला लगाए तो 2r का स्क्वायर इक्वल टू 6p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब दो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है। आप सभी स्टूडेंट वीडियो पॉज करके थीटा का वैल्यू निकालें। अब सॉल्यूशन देखते हैं लोग। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 9p स्क्वायर एंड 4p स्क्वायर 13p स्क्वायर प्लस 3 to 6 to 12p स्क्वायर कॉस थीटा। और इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 36p स्क्वायर एंड 4p स्क्वायर, यानी कि हो गया 40p स्क्वायर और प्लस 6 to 12 24p स्क्वायर कॉस थीटा। 4 इंटू यहां से r स्क्वायर का वैल्यू निकाल के लाके यहां पुट कर देने का, तो 4 इंटू 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। 52p स्क्वायर प्लस 48p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। p स्क्वायर सभी जगह से आके कैंसिल हो जाएगा। 52 प्लस 48 कॉस थीटा इक्वल्स टू 40 प्लस 24 कॉस थीटा। इसको इधर और उसको उधर अगर ले जाएं तो 52 माइनस 40 इक्वल्स टू 24 माइनस 48 cos theta. This is 12 equals to minus 24 cos theta. From here cos theta equal to minus half. Cos theta equals to minus half. जो विद्यार्थी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं उनको पता है थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है। सो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 120 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर इज इक्वल टू आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब बहुत विद्यार्थी इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए होंगे। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करके समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। अब देखते हैं लोग। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर, दो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर हम लोग ले लिए, तो एक को अगर P बोल देते हैं तो दूसरे का मैग्नीट्यूड भी P ही होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर इज इक्वल टू आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स, यानी कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट के बारे में बोला जा रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी इस दोनों के बराबर है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा आपसे पूछा जा रहा है। सवाल को समझ गए सभी विद्यार्थी। तो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर लिया गया है, जो रिजल्टेंट है उसके बारे में बोलता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी इस दोनों के बराबर है, यानी कि इसका लेंथ इस दोनों के लेंथ के बराबर होना चाहिए। अब ऐसा कब संभव है? जब ये थीटा एक्यूट होगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि एक दूसरा डायग्राम ऐसा पॉसिबल है, इसको अगर P बोले, इस दूसरे वाले को भी अगर P बोले, इस दोनों से बनने वाला पैरेललोग्राम जो रिजल्टेंट होगा, इसका लंबाई इस दोनों के बराबर हो सकता है।
So this diagram is not possible for the given question. The diagram may be this. अब ये वाला थीटा लॉजिकली अपने को समझ में आ गया कि ये डायग्राम नहीं हो सकता कभी भी। डायग्राम जब भी होगा ऐसा होगा। अब थीटा को हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल जो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा है उसी को हम लोग लगाते हैं। तो लोगों को पता है कि रिजल्टेंट आर लिखते हैं, आर स्क्वायर लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन ये आर भी बोलता है पी के बराबर ही है, तो यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। एक पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ, तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, सवाल से हमने आपको थ्योरम समझाने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री आ रहा है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि डायग्राम ऐसा होना चाहिए। थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, डायग्राम ऐसा होगा। याद रखें, कभी भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर हो और अगर दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू भी उस दोनों वेक्टर में से किसी एक के बराबर होगा। यदि दो इक्वल वेक्टर हो और दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी उस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के आइडर इक्वल होगा। दैट इज। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर को यहीं पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे का कॉन्सेप्ट भी हम लोग वेक्टर एडिशन से रिलेटेड देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।